देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज सेल्फिश। और मेरा स्वार्थ उस दिन चला गया जब मेरे पिताजी को उम्र कैद हुई। मैंने लोगों को बताया कि मैं अशोक दीक्षित की बेटी हूँ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बोला, तू दीक्षित जी की बेटी है? कहा जाता है कि लॉ की पढ़ाई इसीलिए करती हैं कि पिताजी को बचाने की धुन सवार होती है, वही कारण है लॉ की पढ़ाई करने का। कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी से आप टिकट मांग रही थी, आपको नहीं मिला। बीजेपी से आप इसलिए जुड़ी कि आपके पिताजी को सहूलियत हो जाए। चर्चा चलती है कि टिकट की घोषणा हो चुकी थी राजेश मिश्रा की, और यूट्यूब पे थंबनेल पड़े हुए हैं कि 3 मिनट में अखिलेश यादव को कन्विंस कर लिया। क्या कहानी क्या है? अखिलेश जी ने आपसे पूछा कि आपको जानता कौन है, आपने कहा कि किसी को भी फ़ोन लगा लीजिए, तो उन्होंने शिव कुमार राठौड़ को फ़ोन लगाया। इस बात में कितना सच है कि जो ये बात सामने नहीं आती है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आगरा में है। फतेहाबाद सीट। फतेहाबाद सीट जो है कई वजहों से चर्चा में रहती है। यहाँ पे अशोक दीक्षित का नाम बड़ा चर्चा में रहता है, और चर्चा में रहता है समाजवादी पार्टी का अपने टिकट को चेंज कर देना। राजेश मिश्रा को टिकट दिया, फिर चेंज कर दिया, कहा कि नहीं, अब इस सीट से रूपाली दीक्षित चुनाव लड़ेंगी। 2012 में बसपा से जीत चुके छोटेलाल वर्मा इस बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, और उनके भी बयान बड़े वायरल होते हैं। तो इस पूरी राजनीति को समझने के लिए हमने कोशिश की है रूपाली दीक्षित से बात करने की, और उनकी पॉलिटिक्स को समझने की, उनके सामने चुनौतियों को समझने की, और थोड़े से सवाल जो हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में, टिकट कैसे कटवा दिया दूसरे नेता का, इस तरह के सवाल चलने लगे हैं। तो इस सब बारे में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली। थैंक यू। एक चीज़ बहुत आपके बारे में इंटरनेट पर सर्च की जाती है, रूपाली दीक्षित एजुकेशन, कीवर्ड है ये कि पढ़ाई, रूपाली दीक्षित जॉब, रूपाली दीक्षित एजुकेशन, ये चीज़ें बड़ी सर्च की जाती हैं कि कहाँ किया, क्या किया, कहाँ पढ़ी, और फिर कहाँ नौकरी करके आगरा की फतेहाबाद में आकर चुनाव लड़ रही हैं। कहानी क्या है? हम लोग का जो हॉस्टल है, बेसिकली मैं 6 साल की थी जब पापा ने हम लोग को भेज दिया। मैं जयपुर से मेरी एजुकेशन हुई है, और मैं 12 साल हॉस्टल में रही हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक। मेरे को लगता है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था। एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी के बारे में आप शुरुआत करते हैं जब अपने काम आपको खुद शुरू करने पड़ते हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे सिम्बायोसिस, मार्केटिंग में किया मैंने बीकॉम, एंड उसके बाद मैंने अपना MBA किया कार्डिफ यूनिवर्सिटी से इन मार्केटिंग अगेन। उसके बाद मैंने MA किया अपना लीड्स यूनिवर्सिटी से इन PR एंड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद मैंने अपना 3 साल का जॉब किया एज अ PR एग्जीक्यूटिव इन दुबई। द फर्म नेम वाज गल्फ पेट्रोकेम। मैंने वहाँ 3 साल काम किया, एंड उसके बाद मैंने अभी अपना LLB ख़त्म किया है आगरा यूनिवर्सिटी से। तो नाउ आई एम अ ग्रेजुएट एज अ LLB पर्सन एज वेल। दिस इज़ माई एजुकेशन एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव। मतलब ये मेरी अर्निंग है एक तरीके से, अगर आप देखें तो। अच्छा जी। परिवार के बारे में बड़ी चर्चा है, परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, कौन है घर में? अभी मैं जैसे आपके कोल्ड स्टोरेज वाले घर पे गया तो वहाँ पे आपके चाचा मिले वहाँ पे मुझे, तो उन्होंने बताया कि चली गई रूपाली फतेहाबाद। कौन कौन है घर परिवार में? देखिए, मेरे पिताजी लगभग 75 इयर्स के हैं, वो बरेली सेंट्रल जेल में है, एक उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। मेरी माताजी होम मेकर है एंड सर्वाइवल भी है एक तरीके से, क्योंकि इतने साल से वो बिना पिताजी के रह रही हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, शी इज़ मैरिड, उनके 3 बच्चे हैं। मेरा छोटा भाई है, वो मैरिड है, उनका एक बेटा है। मेरे चाचा हैं, 2 चाचाज हैं जो शमशाबाद में यहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं। एंड यही दिस इज़ वॉट माई लाइफ इज़। हम जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऐसे MBA दुबई में नौकरी है, उसके बाद फतेहाबाद में आके विधानसभा चुनाव, ये डिसीजन कहाँ से? देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज सेल्फिश। एक टाइम पे मैंने जॉब किया है। स्वार्थी थी आप? बिल्कुल मैं स्वार्थी थी, बिल्कुल स्वार्थी। और मेरा स्वार्थ उस दिन चला गया जिस दिन मुझे लगभग 10 जुलाई 2015 में, जब मेरे पिताजी को उम्र कैद हुई, तो 3:15 बजे करीब जब मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी तो मुझे एक फ़ोन आया। मैं दुबई में थी, अपना जॉब कर रही थी, और मेरे पास एक फ़ोन आया कि बेटा अब मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आज उम्र कैद हो गई है। पापा ने फ़ोन किया था? फ़ोन किया था, फ़ोन करवाया उन्होंने, और ख़ुद वो किया कि मेरे को आपकी ज़रूरत है, अब आप आ जाएँ। और मैंने आपको इतने साल कभी किसी चीज़ में नहीं रोक टोक किया है, बट इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत बहुत है। वो एक फ़ोन कॉल था जिसने उस दिन मुझे डिसीजन बनाना था कि मैं अपना, छोटा भाई है लेकिन वो उस वक्त बहुत छोटा था, मुझसे 5 साल छोटा है, और वो इतना मैच्योर नहीं था कि चीज़ों को हैंडल कर सके। मेरी सिस्टर मैरिड थी, तो नॉर्मली लड़कियां मैरिड हो जाती हैं तो उनको वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्या वो मायके की जिम्मेदारी लें। तो वो डिसीजन जो था वो मुझे लेना था कि या तो मैं अपना वो 5 लाख रुपए महीने वाला पैकेज रखूँ, या फिर मैं डिसाइड करूँ अपने फादर के लिए।
एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे वापस जाना है। ये बात सही है कि मैं जिम्मेदारी सिर्फ अपने पिताजी की लेने आई थी, सिर्फ पिताजी की, पैरोकारी सिर्फ अपने पिताजी की करने आई थी। पर आप कहते हैं ना कि जब भगवान ने कुछ बनाया होता है या सोचा या समझा होता है तो वो उसी तरीके से आपके लिए रास्ता बनाता रहता है। मैं जैसे ही फतेहाबाद में आई मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे फादर का बैकग्राउंड क्या है, जिसके बारे में मेरे को जीरो बट्टा नॉलेज थी, आइडिया भी नहीं था, नहीं पता था आपको पिताजी को? बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई। उनको हमें दूरी इसी वजह से रखा गया था इस एरिया से कि आपको क्या पता चला आपको? मुझे ये पता चला कि उन्होंने 3 बार इलेक्शंस लड़े हैं, उनकी बाहुबली वाली इमेज है, उन्होंने इस क्षेत्र में इतना काम किया। और मुझे कैसे पता चला कि जब मैं पहली बार एक प्रोग्राम में जब फतेहाबाद में आई और मैंने लोगों को बताया कि मैं अशोक दीक्षित की बेटी हूँ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बोला तू दीक्षित जी की बेटी है? तो बेटा तू, हमें तो पता ही नहीं था तू कहाँ है। मैंने बोला मैं ऐसे यहाँ रहती हूँ। एंड देन आई रियलाइज़ कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अभी भी मेरे पिताजी से कनेक्टेड है। एंड फिर मैंने ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड मीटिंग लोगों से, जो पिताजी के लोग थे, मिलना जुलना किया लोगों से। एंड धीरे 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 वो बेस मेरे को कहीं ना कहीं मिला, पिताजी का बैकग्राउंड और मेरा एक जो पर्सनल लोगों से कनेक्शन धीरे धीरे बना, वो मुझे एक बेस मिलना शुरू हो गया, वो ग्राउंड लेवल मेरा तैयार होना शुरू हो गया। 2007 का सुमन यादव हत्याकांड, जिसमें पिताजी को और घर के और 4 लोगों को सज़ा हुई है 2015 में। आप 2015 में आती हैं, आप आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई शुरू करती हैं। फिर कहा जाता है कि लॉ की पढ़ाई इसीलिए करती हैं कि पिताजी को बचाने की धुन सवार होती है, वही कारण है लॉ की पढ़ाई करने का? अगेन दोनों, ये बात सही थी कि बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं जो लीगल सिस्टम है यहाँ का समझ नहीं पा रही थी। और क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल एरिया भी बन गया था, तो यहाँ पे भी लोगों को पॉलिटिकल हेल्प बहुत चाहिए थी। तो आप ये समझ लीजिए मेरे लिए तो एक कोर्स था, लेकिन मदद ऑलमोस्ट हर जगह होनी थी। दूसरी बात ये है कि जब आप लीगली बात करते हैं, आपका इंडियन सिस्टम पेपर्स में तो कुछ और है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप थाने की लड़ाई लड़ते हैं या लीगल लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ और है। तो आई रियलाइज़ कि मेरे को बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो मुझे पता होने चाहिए लीगल बेस पे। एंड देन आई स्टार्ट कंसिडर्ड कि नहीं, मुझे लीगली अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। तो मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ है। आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन 2018। पॉलिटिकली जानकारियाँ बटोरने के चक्कर में क्या आपने उसी समय भाजपा ज्वाइन की? देखिए 2017 में मैंने भाजपा से टिकट मांगी और कहीं ना कहीं एक आप देखते हैं बीजेपी टिकट देती है जाति समीकरण पे। बसपा से उस वक्त एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट मिल चुकी थी, सपा से एक ठाकुर समाज के व्यक्ति को मिल चुकी थी। तो एक माइंडसेट है यहाँ पे फतेहाबाद में कि एक ठाकुर समाज, एक ब्राह्मण समाज, एक निषाद समाज लड़ता ही लड़ता है। रह गए थे निषाद समाज के व्यक्ति। इतना टिकट प्रयास मांगने के बाद भी मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दी और यहाँ से जितेंद्र वर्मा को टिकट दी। दमदारी से मैंने उनके लिए मेहनत करी, आप अगर पता भी करेंगे मेरे सोशल मीडिया पे और लोगों से भी, तो 2017 में मेरी पूरी भूमिका रही। लेकिन उसमें एक मिस्टेक ये हो गई कि बीजेपी ने अपना तालाब तो भर लिया, लेकिन वो छोटी छोटी मछलियों को भूल गई। वो बड़ी मछलियों में इतना इंटरेस्टेड होने लगी कि वो भूल गई कि हर विधानसभा, देखिए हर विधानसभा से आपकी सरकार बनती है, आपने विधानसभा लेवल पे लोगों को कंसिडर ही नहीं किया। उनको यंग लोग तो चाहिए, उनको एजुकेटेड लोग तो चाहिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो सिस्टम में उनको कहीं आप कहते हैं ना कहीं एक डेजिग्नेशन एक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ये जाकर आपको 19 में समझ में आया कि बीजेपी मैंने आपको 2 साल तक बहुत इंतजार किया, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला कि इलेक्शन का मतलब ही ये होता है, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कम से कम पेशेंटली काम करें, धीरे धीरे ग्राउंड वर्क करें और धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। पर मैं एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं जॉब करके आई थी, मुझे 1 तारीख को सैलरी की आदत पड़ गई थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने 2 साल वेस्ट किए हैं और मेरे को कहीं पर कोई एक पद या कोई डेजिग्नेशन या कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है जहाँ पे मैं लोगों की अपनी मदद करूँ। 2019 में मैं बैक हो गई बिल्कुल, अपने सारी चीज़ों से मैंने बैक डाउन कर लिया बीजेपी से एंड मैंने पर्सनली अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे इसके बारे में 2 चर्चाएं होती हैं। 2019 कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी से आप टिकट मांग रही थी, आपको नहीं मिला और आप बीजेपी से इसलिए जुड़ी ताकि ये जो क्षेत्र की चर्चाएं मैं उस पर बता रहा हूँ, बीजेपी से आप इसलिए जुड़ी कि आपके पिताजी को सहूलियत हो जाए। मतलब कई बार होता है कि आप अगर रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, रूलिंग पार्टी में किसी एक नामचीन व्यक्ति के करीब हैं, तो कई बार आपको जेल में और तमाम जगहों पे थोड़ी रियायत मिलती है, कई चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि वो लाभ न मिलता देख आप 2019 में अलग हो गई इस पार्टी से और टिकट तो कटा ही था और फिर आपने फिर से 2021 में एक बार जोर लगाया कि फिर से आपको एक बार फतेहाबाद से टिकट दे दिया जाए, फिर से कैंसिल हो गया। कितनी सच्चाई है? मेरे पापा को 10 साल हो गए थे जब 2017 में चुनाव हुआ था। अब 10 साल का मतलब ऐसा नहीं था कि उस पर सरकार भी कुछ कर सकती थी, ऐसा नहीं था कि उस पर मुकदमा चल रहा था। तो 15 में हुआ। कन्विक्शन 15 में हो गया, मैं 16 में आई हूँ, 17 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है।
2 साल बाद मैंने ज्वाइन करी है। कन्विक्शन के बाद गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं था कि मुझे कोई हेल्प मिले, कोई सेंस ही नहीं था कि उसमें कोई हेल्प मिले। वो तो फिर सीधे आपका प्रधानमंत्री हो गया या प्रेसिडेंट हो गया जो उनको बरी कर सकता है, वो भी जब वो एक एज तक अपना सर्वाइवल कर ले, जो 16 साल होती है। 16 साल उनको अभी भी नहीं हुए हैं, 15 साल हुए हैं, नेक्स्ट ईयर 16 साल हो जाएंगे, वो वैसे भी छूट जाएंगे। उनकी उम्र ऑलरेडी 75 साल है। दूसरी बात है, आप लाभ की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी 12 लोगों को कन्विक्शन हुआ, 12 लोगों को एक आदमी को मारते हुए दिखाया गया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पर बात यह है क्योंकि अब जब सर गवर्नमेंट मतलब जब घर से कौन कौन कन्विक्टेड है मैम? मेरे सारे चाचा और पापा। सगे चाचा हैं सारे? हाँ, सगे चाचा। 4 लोग हैं ना? 4 5 लोग। लोग। जी जी, नहीं वैसे तो 12 लोग। पिताजी बरेली जेल में? पिताजी मेरे सबसे जो अभी आपको चाचा मिले थे वो बेल्स पे बाहर है। अच्छा, वो क्या नाम हाँ, संजय दीक्षित नाम है उनका। हाँ, और एक अरुण दीक्षित है जो आगरा सेंट्रल जेल में है, और बाकी मेरे दूर के मामाज हैं जो वो बेल पे आ चुके हैं। मेन जो है अभी भी मेरे दोनों मतलब पिताजी सारे लोग एक ही मर्डर केस में कन्विक्टेड है? सबके सब कन्विक्टेड हैं 2015 में। अब आप मुझे बताइए कि कन्विक्शन के बाद बीजेपी मुझे क्या हेल्प करेगी? बीजेपी मुझे क्या हेल्प करेगी? क्या वो उन्हें छुड़वा देगी? अगर वो चाहे भी तो 10 साल में नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल ये कहता है आपको मिनिमम 14 साल सर्व करना ही पड़ेगा विदाउट किसी बेल और पैरोल के। तो ये जो मानसिकता है वो कितनी सच्चाई है कि 19 में आप पिताजी के लिए भी टिकट मांग रही थी बीजेपी में, कि लोकसभा के लिए इधर? मेरे फादर बीजेपी माइंडेड कभी है ही नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पास से लड़े थे, निर्दलीय भी लड़े थे वो बीजेपी माइंडेड है भी नहीं, और वो कभी भी कंसिडर भी नहीं करेंगे बीजेपी में। फिर देखिए दिक्कत ये है, जब आपके पास एक नई हवा आती है ना। अब मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, मैं तो सिर्फ, मेरे को ये बैकग्राउंड मिला था कि पिताजी ने इस क्षेत्र में काम किया है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो एक कहते हैं ना कि कभी कभी आप बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं, नया ब्रांड आता है, चमक आ जाती है, तो उस चमक को चमकाने के लिए आप पहुंच जाते हैं। तो मैं उस चमक में तो चली गई, लेकिन मैं वैल्यूएशन नहीं समझ पाई बीजेपी की। 21 वाली बात पे आते हैं। 21 में आपने फिर से शायद एक बार जोर लगाया, रूपाली दीक्षित ने जोर लगाया कि फतेहाबाद विधानसभा से टिकट मिले, नहीं मिला। मैंने बीजेपी से कभी टिकट मांगा ही नहीं, आज तक नहीं मांगा, कोई लेटर भी नहीं लिखा, कंसिडर भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। ठीक है। फिर आप गई, चर्चा चलती है कि टिकट की घोषणा हो चुकी थी राजेश मिश्रा की, और यूट्यूब पे थंबनेल पड़े हुए हैं कि 3 मिनट में अखिलेश यादव को कन्विंस कर लिया। क्या कहानी क्या है? देखिए, मुझे ये तो पता है कि वो कन्वेंस से टिकट चेंज होनी है, वरना मैं नहीं मानती। मैं 3 दिन तक उस कार्यालय पे बिना नहाए धोए खड़ी रही, लखनऊ 3 दिन तक मैं उस कार्यालय पे खड़ी रही, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी। और आखिरी दिन जब मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड किया अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि बी फॉर्म मिलने के बाद किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, जब मैं वापस जाने की तैयारी कर रही थी, एकदम से वहाँ आवाज़ लगी, यहाँ रूपाली दीक्षित आगरा वाली कौन है? और मैं जैसे ही अंदर गई तो वो मेरे लिए वेट कर रहे थे। द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहती हो? आई सेड सिर्फ 2 चीज़। आपने जो नई हवा, नई सपा का एक उदाहरण जो आपको लोगों को देना है, वो उदाहरण मैं बन सकती हूँ। मैं एक शिक्षित हूँ, मैं एक महिला हूँ, और मैं एक युवा हूँ, वो कंसिडरेशन मैं कर सकती हूँ। और दूसरी बात यह है कि 3 महीने पहले छोटे लाल वर्मा ने भरी समाज में सबके सामने मेरे पूरे समाज को गाली दी है, और उसी व्यक्ति को बीजेपी ने उतारा है। मुझे उससे बदला लेना है, क्योंकि मेरी मानसिकता छोटी नहीं है, मैं उसको गाली नहीं दे सकती, पर मैं चाहती हूँ चुनावी रणनीति से मैं उस चीज़ का बदला लूँ। और मेरे लिए बहुत ईजी था 3 मिनट में उनको कन्विंस करना। क्या बोला अखिलेश जी ने इस पे? बी फॉर्म भरिए अपना, इतना कोई बात ही नहीं बोला, बस बी फॉर्म भरिए अपना। अब चर्चा ये है कि अखिलेश जी ने आपसे पूछा, जो अंदर खाने की खबरें चलती हैं, अखिलेश जी ने आपसे पूछा कि आपको जानता कौन है। आपने कहा कि किसी को भी फ़ोन लगा लीजिए, तो उन्होंने शिव कुमार राठौड़ को फ़ोन लगाया। फतेहाबाद में शिव कुमार राठौड़ को फ़ोन लगाया, पूछा कि रूपाली दीक्षित को जानते हो क्या? इस बात में कितना सच है कि जो ये बात सामने नहीं आती है? देखिए, शिव कुमार राठौर जी हमारे यहाँ चेयरमैन रहे हैं, और वो 1 मई को उनकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर कर चुके हैं। उनके छोटे भाई हैं दिनेश राठौर जी। मैंने उनसे बस ये बोला था कि आपका फतेहाबाद में जो सबसे क्लोजेस्ट आदमी है, आप उनको फ़ोन लगाइए। मुझे नहीं पता कि वो फ़ोन किसको लगाया गया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बस उन्होंने फ़ोन पे बोला कि 1 नंबर को टिकट देनी है या 2 नंबर को टिकट देनी है। अब मुझे नहीं पता मैं 1 नंबर थी या 2 नंबर थी, फिर वो तुरंत डिसाइड हो गया कि जाके बी फॉर्म भरिए। फ़ोन वाली बात आपने पहले नहीं बताई? बहुत सारी बातें हैं जो गुफ्तगू में नहीं होनी चाहिए या खुले में नहीं होनी चाहिए, पर ये बात सही है कि वो एक बार तो उनको कंसिडरेशन करना था। वो इतना बड़ा फैसला कर रहे थे, किसी की टिकट काट रहे थे, विरोध हो सकता था, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि वो कम से कम उनसे लोगों को कन्वेंस पूछे कि भाई हाँ भाई कौन कंसिडर रहेगा। छोटे लाल वर्मा को अरेस्ट करवाने के लिए आपने वीडियो बनाया था, वीडियो बड़ा चर्चा में है कि अरेस्ट किया जाए, ठाकुर और ब्राह्मण समाज का अपमान है। उनका बयान है कि
अशोक दीक्षित की चोटी काट के मैंने पेड़ पर टांग दी। वीडियो बनाना पड़ा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनका अरेस्ट कभी नहीं मांगा। मैंने उन्हें बाइकआउट करने के लिए बोला था। हमारे यहाँ अरेस्ट तो आज मैं हो सकती हूँ और कल मुझे बेल मिल जाएगी। मैं कानून व्यवस्था को इस देश की बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरेस्ट की तो मैंने कभी कोई बात ही नहीं करी। अरेस्ट मतलब क्या था? कुछ नहीं, जैसे एक रसगुल्ला खाया और स्वाद लिया मीठा और चले गए। मैंने उनको बाइकआउट करने के लिए लोगों से अपील करी थी कि जितना भी समाज है जिसको वो गाली दे रहे हैं वो उन्हें बाइकआउट करे, ताकि उनको समझ में आए कि अगर आप हमें गाली दे रहे हैं तो आपका हमारे समाज में कोई स्वागत नहीं है। आपके सामने बड़ी चुनौती है, आपका पहला विधानसभा चुनाव, मतलब लोग ब्लॉक प्रमुख प्रधानी सबसे कभी कभी शुरुआत करते हैं और आप सीधे विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। पिताजी भी लड़े, हारे हैं, लेकिन कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, 1500-1500 वोट के मार्जिन से हारे हैं। चुनौतियां हैं पिताजी की छवि के बख को लेकर, चुनौतियां हैं आपके अंदर की। पिताजी की छवि बाहुबली वाली है, मर्डर केस है, कन्विक्टेड हैं, घर के लोग कन्विक्टेड हैं। इन सब के बीच में ये कहा जाता है क्षेत्र में कि अशोक दीक्षित खड़े होते तो वोट न देते, रूपाली हैं इसलिए वोट दे देंगे, या रूपाली हैं तो चलो एक बार बात सुन भी लेते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। लगभग पिताजी को जाए हुए 14 साल हो गए हैं और वो जेल में है। पीढ़ियाँ बदल गई हैं। युवा नया है। तब जब आपकी होती थी वो होती थी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जब एक कमरे में बैठ के सारी बातें हो गई और पूरा माहौल बना लिया जाता था और चुनाव हो भी जाता था। और आज होता है कि आदमी वोट टू वोट आपको डायरेक्ट जानना चाहता है। जब पिताजी से मिलने के लिए लोग होते थे तो 3-4 लोग होते थे, उनसे मुलाकात कराते थे। आज मैं डायरेक्टली फेस टू फेस लोगों से मिल रही हूँ। दूसरी बात है, लड़की होने का एक बहुत अच्छा वो होता है। बिटियाएँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए समाज को हर लेवल पे जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एडवांटेज मिला। जहाँ तक उनकी बाहुबली इमेज की बात है तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, बाहुबली उन्हें बस वही लोग बोलते हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों का उत्पीड़न करते थे और पिताजी उनके लिए आके खड़े हो जाते थे कि भाई आप ये काम कैसा कर रहे हैं। 86 में मेरे पिताजी फतेहाबाद में आए थे। उससे पहले यहाँ माहौल कुछ और था। फतेहाबाद का नहीं बोल सकते, हम रहली, खेड़ागढ़ में रहली एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। फिरोज़ाबाद में बाबा की वहाँ पर नौकरी थी तो पहले परिवार वहाँ रहता था, वहाँ से फिर हम फतेहाबाद शिफ्ट हुए। आखिरी सवाल है, आपको भी शायद प्रचार पे निकलना है, समर्थक चिल्ला रहे हैं कि चलिए मैडम लेट हो रहा है। आप अपने इंटरव्यूज़ में और अपने जो जनसभाएं होती हैं कैंपेन में, आप बार बार जातियों की बात करती हैं कि जातियों की राजनीति ने बर्बाद किया, आप ऐसे कहती हैं। लेकिन फतेहाबाद के जो 45-50 हज़ार ब्राह्मण वोट हैं, ये कहा जाता है कि रूपाली दीक्षित का होना ब्राह्मण वोट को एक करने की सपा की रणनीति है और कवर्ट तरीके से रूपाली दीक्षित ही जाति की लड़ाई लड़ रही हैं, जाति के वोट को पुल करने की लड़ाई लड़ रही हैं, भले ही वो मन से कहती हों कि हम जातियों की लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं। देखिए, आई विल टेल यू वर्ड, मैं एक चुंबक हूँ और उस चुंबक से चुंबक ही चुपकेगी। मेरा सिंपल थ्योरी है। अब उस चुंबक को आप किसी भी जाति का नाम देना चाहे वो आपकी मर्जी है। मैं वो एक व्यक्ति हूँ जिस पे कोई जातिवाद का टैग नहीं है। ये बात सही है कि मेरे पीछे दीक्षित लगा है। आदमी सबसे पहले यही देखता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। यही रीज़न है कि आज छोटे लाल वर्मा हो चाहे शैलू यादव हो, वो अपनी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और निषाद को छोड़ के जो बाकी का समाज है वो किसके पास जाए? वो कौन से समाज से जुड़े? उनके समाज का तो कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। अब उनका जो बाकी का डिसीजन है वो इस इलेक्शन को बनाएगा कि वो कौन सी चुंबक से चिपकना चाहते हैं। और मैं वो चुंबक हूँ जो उनको हर लेवल पे चिपका रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका शोषण पहले वहाँ पे भी हो चुका है, इधर भी हो चुका है। और मैं वो एक महिला हूँ जो कहीं ना कहीं आज उनकी महिलाओं को वो इज्जत दे रही हूँ जो आज तक किसी और समाज के व्यक्ति ने नहीं दी है। जैसे मैं डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रही हूँ तो महिलाओं ने पहली बार अपना प्रत्याशी देखा है। जब मैंने इसी रोक को रोक लिया, मैं जिस तरीके से वोट मांग रही हूँ वो एक प्रधानी में वोट मांगा जाता है, विधानसभा में नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फेस टू फेस देखें। जब मैं ये चेंज करूँगी ना, आप अगली बार देख लीजिएगा कि चना जो होता है ना, लोहे का चना, वो अगले विधानसभा में इलेक्शन में लोगों को चबाना पड़ेगा कि रूपाली तो डोर टू डोर वोट मांगने आती थी, तुम कैसे यहाँ पे वोट मांग रहे हो। मैंने वो इलेक्शन लड़ने का भी तरीका बदल दिया है। तो आप समझ लीजिए मैं वो चमक हूँ जिससे सारा समाज जुड़ना चाहता है। चलिए, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूपाली, आप ललन टॉप पे इंटरव्यू देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।